हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परिसीमा अधिनियम के बारे में। परिसीमा अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 5 उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 5 में क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पेपर में पूछ लेता है। इस या नहीं तो आपसे पूछ लेगा कि विलंब की क्षमा के लिए पर्याप्त कारण का उल्लेख कीजिए, या परिसीमा अधिनियम यानी इस प्रावधान में विलंब मूल वाद दायर करने के वास्ते भी क्षमा किए जाने योग्य होता है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, यानी परिसीमा अधिनियम कब अस्तित्व में आया, कब अधिनियम में लागू हुआ, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। परिसीमा अधिनियम सबसे पहले 1859 में स्थापित किया गया था, जो 1862 में अस्तित्व में आया। यानी कब आया? 1862 में। और चरण में विकसित सीमा का कानून और अंत में 1963 यानी 1963 में परिसीमा अधिनियम के रूप में लागू हो गया। परिसीमा अधिनियम 1963 एक समय अवधि में शासित अधिनियम है जिसमें एक व्यक्ति न्याय पाने के लिए दूसरे पर मुकदमा दायर कर सकता है। यदि इस परिसीमन अधिनियम में निर्दिष्ट समय अवधि की समाप्ति के बाद मुकदमा दायर किया जाता है तो इस प्रकार इसे रोक दिया जाएगा या अदालत में बनाए नहीं रखा जा सकता। इसमें अनुकंपा, विलंब आदि के प्रावधान भी शामिल हैं। यानी अगर एक व्यक्ति न्याय पाने के लिए दूसरे पर मुकदमा दायर करता है, उसकी मानहानि हुई है या कुछ भी क्षति हुआ है, तो वो दूसरे पर अगर मुकदमा दायर करता है तो इस परिसीमा अधिनियम में एक समय दिया गया है, उस समय अवधि के अंदर ही उसे मुकदमा दायर करना होगा। अगर उस समय अवधि की जो समय अवधि है वो समाप्त हो गया है तब वो मुकदमा करेगा, समय अवधि समाप्ति के बाद वो मुकदमा करेगा तो उसे अदालत खारिज कर देगी, अदालत में नहीं रखा जा सकता उस मुकदमा को। अब हम बात करेंगे विलंब की क्षमा के लिए पर्याप्त कारण, जिसको अधिनियम की धारा 5 में बताया गया है कि ऐसी अपीलों या आवेदनों को जिनमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के अधीन किए जाने वाले आवेदन शामिल नहीं हैं, उनके लिए निर्धारित म्याद की अवधि बीत जाने के बाद भी ग्रहण करने का नियम प्रतिपादित करती है। यानी आदेश 21 यही कहता है कि अगर उसमें ये कहता है कि अगर म्याद की अवधि बीत जाने पर भी बाद भी ग्रहण करने का नियम जो है, वो आवेदन जो है वो ग्रहण करने का नियम प्रतिपादित करती है। बशर्ते एक शर्त है कि अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता जो है वो न्यायालय को इस बात से संतुष्ट कर दे कि कथित निर्धारित समय के अंदर अपील या आवेदन न करने के पर्याप्त कारण उसके पास है। यानी धारा 5 जो है वो ये शर्त रखता है कि अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता अगर न्यायालय को इस बात से संतुष्ट कर देता है कि उसके पास विलंब करने के पर्याप्त कारण थे, इस कारण वो सही समय पर मुकदमा दायर नहीं कर सका, तो वो न्यायालय अगर संतुष्ट हो जाती है तो वो दायर कर सकता है। किसी पर्याप्त कारण से संतुष्ट होकर विलंब को क्षमा कर सकता है न्यायालय। और ये कब होगा? न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है। फिर भी न्यायालय को स्वविवेक का यह अधिकार विधानमंडल द्वारा जानबूझकर इसलिए प्रदान किया गया है। यानी धारा अधिनियम, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 कहता है कि अगर मुकदमा दायर करने की जो अवधि है वो बीत भी गया है तब भी ये जो है वो आदेश 21 के अधीन वो दायर कर सकता है, अगर वो उसके पास पर्याप्त कारण है कि उसने देर इसी वजह से किया मुकदमा दायर करने में, तो न्यायालय इस विलंब की क्षमा को, विलंब की जो विलंब हुई है उसको क्षमा कर सकता है, जिसमें वह उपयुक्त मामलों में सार न्याय को बढ़ाने के लिए अपनी न्याय शक्ति और स्वविवेक का प्रयोग कर सके, परंतु पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर विलंब की क्षमता के लिए इस धारा के अधीन की गई प्रार्थना मंजूर करने योग्य होती है। अब हम बात करेंगे पर्याप्त कारण की कसौटी क्या क्या है। यद्यपि विलंब के लिए पर्याप्त कारण हर एक मामले में
उसको परिस्थिति के अनुसार कोई भी और कुछ भी हो सकता है और उसको ठीक ठीक परिभाषित और निर्धारित करना कठिन है। फिर भी किसी पर्याप्त कारण को निम्नलिखित कसौटी पर सामान्य रूप से कसा जा सकता है। पहला कि विलंब का कारण वास्तविक होना चाहिए और अपीलकर्ता या आवेदन के नियंत्रण से बाहर था। यानी जो मुकदमा दायर करने वाला यानी जो अपील करता है या आवेदन करता है, उसको न्यायालय को यह बताना होगा कि किस वजह से उसने विलंब किया मुकदमा दायर करने में, और यह जो पर्याप्त कारण होंगे वो हर एक मामले में उसकी परिस्थिति के अनुसार कोई भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो पहला विलंब क्या क्या होगी कसौटी, पर्याप्त कारण को निम्नलिखित कसौटी पर माना जाएगा कि पहला जो विलंब है वो क्या होना चाहिए, उसका विलंब का कारण वास्तविक होना चाहिए और अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता के नियंत्रण से बाहर था। मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसके नियंत्रण में नहीं था, इस वजह से विलंब किया गया। दूसरा है कि यह कि अपीलकर्ता या आवेदक जो है या आवेदनकर्ता कह ले या आवेदक कह ले कि लापरवाही का दोषी कतई नहीं है। तीसरा है कि यह कि विलंब सद्भावपूर्ण कारण से हुआ है। इसमें एक केस है हरियाणा राज्य बनाम चंद्रमणि के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पर्याप्त कारण दर्शित करने के लिए कोई निश्चित तथा कठोर मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है। विलंब को, क्षमा याचना को कठोरता से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यानी इस केस में ये बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जो पर्याप्त कारण आवेदक कर्ता बताएगा उसकी कोई निश्चित मापदंड नहीं है या कठोर मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। विलंब की जो क्षमा याचना की गई है आवेदक कर्ता द्वारा, उसको कठोरता से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उसकी परिस्थिति को समझना है, उच्चतम न्यायालय को समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे पर्याप्त कारण के उदाहरण। अधिनियम में पर्याप्त कारण की परिभाषा तो नहीं दी गई है तथा यह भी नहीं उल्लिखित किया गया है कि कौन कौन से कारण पर्याप्त होंगे। फिर भी न्यायिक निर्णय द्वारा निम्नलिखित को पर्याप्त कारण माना गया है, जिसमें आपका पहला पर्याप्त कारण अगर बात करें तो पहला में आ जाता है बीमारी। यानी बीमारी एक ऐसी कारण हो सकता है कि जिसके कारण व्यक्ति जो है वो मुकदमा दायर नहीं कर पाया या लेट किया मुकदमा दायर करने में, तो न्यायालय इस चीज़ को क्षमा कर दे। तो ये है पर्याप्त कारण पहला, बीमारी। यानी बीमारी जो है वो पर्याप्त कारण हो सकती है, परंतु यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि मनुष्य किसी भी प्रकार के कर्तव्य पालन में असमर्थ था। बीमारी पर्याप्त कारण में बताया गया है, लेकिन यह प्रमाणित करना होगा कि वो किसी भी प्रकार के काम करने में असमर्थ था। परिस्थितिवश बीमारी का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि यह विलंब के लिए उचित क्षमा करे। या बीमारी मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो वो ऐसी स्थिति में है कि वो कोई भी काम करने में असमर्थ है, तभी और वो विलंब माना जाएगा कि इस वजह से उसे क्षमा दिया जाएगा कि इसी वजह से वो कैसे मुकदमा दायर कर सकता था, कैसे जब कोई काम ही नहीं कर सकता तो कैसे कोर्ट जाएगा, तो इसे विलंब की उचित क्षमा माना जाएगा। दूसरा है भूल। निर्णय और डिक्री की शुद्ध प्रतिलिपि न तैयार करने में न्यायालय के अधिकारी द्वारा की गई भूल पर्याप्त कारण है। ऐसी भूल जो उचित सावधानी एवं ध्यान बरतने के बावजूद सद्भावना पूर्वक हो गई हो, पर्याप्त कारण नहीं माना गया है। यानी भूल यानी निर्णय और डिग्री होने के बाद जो उसकी प्रतिलिपि यानी कॉपी होती है वो न्यायालय के अधिकारी द्वारा नहीं तैयार किया गया, तो वो पर्याप्त कारण होंगे, वो भूल की पर्याप्त कारण होंगे कि जो मतलब सावधानी एवं ध्यान बरतने के बावजूद भी सद्भावना पूर्वक सब कुछ होने के बाद भी पर्याप्त कारण नहीं माना गया है, पर्याप्त कारण माना गया है। इसमें एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम हीराचंद में सही ठहराया गया, परंतु कानून की भूल या अज्ञानता को पर्याप्त कारण नहीं माना गया इस केस में। तीसरा है अधिवक्ता की भूल। विधि व्यवसायी या एडवोकेट द्वारा दी गई गलत सलाह पर्याप्त कारण को जन्म दे सकती है। यानी विधि मतलब अधिवक्ता या एडवोकेट जो है
वो अपने जो भी उसके क्लाइंट है वो उसको गलत सलाह दे रहा है कि अभी मुकदमा दायर मत करो, अभी समय है, अभी मत करो, कुछ भी उसे गलत सलाह दे सकता है, तो वो उसको पर्याप्त कारण को जन्म देती है। कि किसी भी क्लाइंट को थोड़ी पता होता है कि उसे तो लगेगा कि एडवोकेट जो बोल रहा है सही है, इसे कानून की ज़्यादा जानकारी है। इसमें एक केस है लक्ष्मी तिवारी बनाम डायरेक्टर में। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अधिवक्ता द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई भूल पर्याप्त कारण है, परंतु भूल को इस प्रकार का होना आवश्यक है जो कि अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा की जा सकती हो। दूसरा इसमें केस है यूपी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम केदार सिंह। इस केस में क्या हुआ, इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि जहां अपील प्रस्तुत करने में वकील या उसके कार्यालय की गलती है तो वहां विलंब को क्षमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी अपील तो वकील ही प्रस्तुत करेगा, तो अपील प्रस्तुत करने में अगर वकील ने या उसके कार्यालय की गलती हुई है तो वहाँ विलंब को क्षमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जो भी पक्षकार है उसे कानून का तो कुछ मालूम ही नहीं होता। कानून तो उसे हर किसी को थोड़ी नॉलेज होता कानून के बारे में, तो उसका जो केस है वो कौन करता है, वकील ही उसके अपील को प्रस्तुत करेगा। तो उसके द्वारा अगर गलती हुई है तो पक्षकार को या अन्य व्यक्ति की गलती नहीं मानी जाएगी और उसे दंड नहीं दिया जाएगा। चौथा है कारावास। कारावास का होना पर्याप्त कारण हो सकता है। न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसे अपने बचाव में अधिकारियों द्वारा अड़चन दी गई है या अन्य प्रकार से बचाव में निर्योग्यता दी गई है, तभी यह पर्याप्त कारण हो सकता है कारावास। पांचवा है प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने में विलंब। प्रतिलिपियों प्रस्तुत करने में न्यायालय के अधिकारियों द्वारा विलंब किया गया हो, वहां विलंबित समय क्षमा किए जाने योग्य होता है। इसमें एक केस है अम्मा भानुमति बनाम कबकुट्टी अम्मा। इसमें यह निर्धारित किया गया कि जहां वादी एक से अधिक वाद संस्थगित करता है, जहां वादी जो है वो एक से अधिक बात संस्थगित करता है तो वह एक बात के निर्णय प्राप्ति में लगे समय को अन्य वादों के संदर्भ में उपयोग कर समय की छूट का लाभ नहीं ले सकता है। तो ये सब केसेस लिखना मत भूलिएगा। तो हमारी कौन कौन सी पर्याप्त कारण थे, पहला था बीमारी, दूसरा है भूल जो है वो इसके कारण नहीं हुई हो, न्यायालय के अधिकारी द्वारा अगर की गई है तो पक्षकार को दंड नहीं दिया जाएगा, उसे पर्याप्त कारण माना गया। तीसरा है अधिवक्ता की भूल, चौथा है कारावास, पांचवा हमारा है प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने में विलंब, यानी प्रतिलिपियां को प्राप्त करने में न्यायालय के अधिकारी द्वारा विलंब किया गया हो तो वहां विलंबित समय क्षमा किए जाने योग्य होता है। ये सब जो पर्याप्त कारण है वो क्षमा योग्य होते हैं। अगर कारावास का होना भी पर्याप्त कारण हो सकता है अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसे अपने बचाव में अधिकारियों द्वारा अड़चन दी गई है या अन्य प्रकार से बचाव में निर्योग्यता दी गई है, तभी यह पर्याप्त कारण हो सकता है। कुछ मामलों में अशिक्षा एवं अज्ञानता को भी पर्याप्त कारण माना गया है। छठा हमारा है विशेष वर्ग के व्यक्ति। शासन स्वतः या अन्य कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत किसी विशेष रियायत का अधिकारी नहीं होता, परंतु शासन के सिस्टम के तहत लगे अधिक समय को क्षमा किया जा सकता है। इसमें एक केस है KR वेरी एंड कंपनी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा। इस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि राज्य के कार्यों तथा किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों में न्यायालय द्वारा विलंब के संबंध में प्रस्तुत पर्याप्त कारण के संबंध में संवेद किया जा सकता है। यानी विशेष वर्ग के व्यक्ति यानी शासन स्वतः या अन्य कोई व्यक्ति जो इस धारा के अंतर्गत किसी विशेष रियायत का अधिकारी नहीं होता है, परंतु शासन के सिस्टम के तहत लगे अधिक समय को क्षमा किया जा सकता है। केस याद रखिएगा, KR वेरी एंड कंपनी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि राज्य के कार्य तथा किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों में
न्यायालय द्वारा विलंब के संबंध में पर्याप्त कारण माना जाएगा, उसके संबंध में संवेद किया जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। सेक्शन 5 परिसीमा अधिनियम यानी लिमिटेशन एक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है और मैं सीपीसी के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। 7वां हमारा पर्याप्त कारण न्यायालय की ओर से लापरवाही, इसमें एक केस है जेसी गुप्ता बना भारत संघ। इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि न्यायालय के अधिकारियों की ओर से अनुचित विलंब या लापरवाही के कारण पक्षकारों का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी अगर गलती न्यायालय की होती है, न्यायालय के अधिकारियों की होती है, उसके कारण विलंब हुआ है तो लापरवाही जो है वो पक्षकारों की नहीं होगी और पक्षकारों का जो अधिकार है वो समाप्त नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक दे चुकी हूँ, आप उस पर जाके पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर